आज का पहला न्यूज़ है यूएसए और सऊदी अरेबिया के बारे में। जो सऊदी अरेबिया के किंग है मोहम्मद बिन सलमान, उनका उन्होंने बताया है कि ट्रम्प को कि वो अराउंड $600 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी करे डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी। और ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रम्प जाएंगे सऊदी अरेबिया अगर सऊदी अरेबिया खरीदेगा यूएसए से 450 टू $500 बिलियन का यूएसए से गुड्स। अब नेक्स्ट न्यूज़ है ओटीपी के बारे में। ये जो स्टार्टअप है ये क्या करता है कि फार्म टू फूड बेसिकली जो भी फार्मर से वहाँ से गुड्स लेके ये अपने कुछ कार्ट से जो ईवी व्हीकल्स है उनमें ऐसा कार्ट बनाया जा रहा है जहाँ पर वेजिटेबल स्टोर किया जाता है और वहाँ पे स्टोर करके ये अलग अलग एरियाज में बेचेंगे। और इनका टाइमिंग ऐसा है कि सुबह 6:30 AM को ये खुलता है और सुबह 10 बजे ये बंद होता है और फिर शाम को 6:30 PM को खुलता है और 10 PM को ये बंद होता है। और ये जो जो भी बिजनेस है ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे ऑपरेट होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी फ्रेंचाइजी लेगा इसका उनको हर महीने में 30 से लेके 35,000 रुपए उनको प्रॉफिट होने वाला है। और ये बाय 2026 अराउंड 7,000 ऐसा जो ईवी के व्हीकल्स के ऊपर जो इनका कार्ड्स है वो बनाना चाहते हैं। अब ये जो न्यूज़ है बहुत बड़ी न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप जी जब से प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने कहा है कि $500 बिलियन वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है एआई के रिलेटेड डेवलपमेंट्स में। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है स्टारगेट। और इस प्रोजेक्ट में अलग अलग जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट है और बड़े बड़े टेक जाइंट्स है वो इन्वॉल्व होने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि ओरेकल हो गया, सॉफ्ट बैंक हो गया, ओपन एआई हो गए, ये सब आने वाले हैं। इनका भी कुछ फंडिंग आने वाला है। बेसिकली इतना जो अमाउंट किस लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि ये एआई का जो बेस है कहाँ पे चलता है एआई डेटा सेंटर्स में। तो डेटा सेंटर्स में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है ताकि यूएसए में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना पाए। और अभी तक जैसे न्यूज़ के हिसाब से ऐसा मुझे पता चला है कि 10 डेटा सेंटर्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन फेज में है। और ये जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है इसमें ऑलरेडी ओपन एआई हो गया, सॉफ्ट बैंक हो गया और ओरेकल हो गया, मेजर पार्टिसिपेंट्स है। और इस प्रोजेक्ट्स में वेंचर लेने के लिए ये ऑलरेडी रेडी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है अश्विनी वैष्णव जी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मेड इन इंडिया चिप तैयार हो जाएगा इस साल के एंड तक। और इनका ये भी कहना है कि ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जो भी सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हो या जो भी रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर्स हो और जो डिज़ाइनर्स हो जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करते हैं उन सब के लिए ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ताकि इंडिया में आके ये सब बना पाए। अभी तक जितने भी चिप्स बन रहे हो वो बहुत ही मैं मान के चलता हूँ कि लेस कंप्यूटिंग पावर वाला चिप्स है। जो हाई कंप्यूटेशनल पावर वाला चिप्स है उसके लिए बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और जो लिथोग्राफी मशीन है वो इंडिया में कोई बनाता नहीं है। और उसके जो भी रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स है वो भी इंडिया में अभी तक कोई नहीं बनाता है और डिज़ाइनर्स भी उतना अच्छे लेवल के नहीं है इंडिया में। तो ये इससे टाइम लगने वाला है। अगर हमें सेमीकंडक्टर में इंडिपेंडेंस अचीव करना है तो हमें जो रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर है वो भी चाहिए और जो लिथोग्राफी मशीन से वो भी चाहिए और जो चिप डिजाइनर से वो भी चाहिए और मास मैन्युफैक्चरर्स जो है वो भी चाहिए। जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो जाएगा तब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा सेमीकंडक्टर्स के मामले में। और इनका ये भी कहना है कि बहुत से लोग हैं इंटरेस्टेड है हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स के रिलेटेड वेंचर्स करने में। जो सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग गिल्ड है मतलब बहुत सी जब फैक्ट्री में चिपें बनेंगी उसमें बहुत सी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कभी कभी जो प्रॉपरली जो आर्किटेक्चर वो प्रिंट नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा ना। इसका यील्ड ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर 100 चिप आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग चिप निकलना चाहिए।
तो देखना पड़ेगा कि हमारा जो सेमीकंडक्टर का ट्रांजिशन है कैसे जाने वाला है। अब ये न्यूज़ है सर्विफाई के बारे में। सर्विफाई बेसिकली क्या करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज सेंटर्स है ये बनाता है और सर्विसेज देता है। अगर आपका फ़ोन खराब है, लैपटॉप खराब है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो जाएंगे, तो ये एज ए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर काम करते हैं। और ये जो कंपनी है ये बना था 2015 में। और अभी तक इन्होंने $135 मिलियन फंडिंग रेज कर चुके हैं। और ये अभी $100 मिलियन का फंडिंग लेने की सोच रहे हैं, और इसीलिए ये अलग अलग वीसीज के पास जाके बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये इनका जो बिजनेस है ये और एक्सपांड कर पाए। इनका ये भी प्लान है कि ये आईपीओ निकाले आने वाले कुछ सालों में। तो इसीलिए ये कुछ हद तक स्केल करना चाहते हैं। अब ये न्यूज़ है CES 25 लास वेगास में। ये जो CES होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, ये बेसिकली हर जगह अलग अलग देशों में ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पे देश से विदेश से बहुत सी कंपनियां या स्टार्टअप्स है, वो आके यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट्स है या रोबोट्स मान के चलो, या जिन जो भी वो प्रोडक्ट है वो दिखाते हैं पूरा दुनिया को। पर इस साल में ज़्यादातर ऐसे स्टार्टअप आए थे जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रोबोटिक्स बना रहे थे। अभी तक आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक जो होम क्लीनिंग वाला रोबोट्स होते हैं या लॉन मूविंग वाला रोबोट्स होते हैं, वो सब आ रहे थे। पर आज मतलब अब से आप देखेंगे कि NLP बेस्ड रोबोट्स आने वाला है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर अगर हम समझे कैसे रोबोट काम करता है, उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है कैसे काम करता है। मान के चलते हैं कि जो एक रोबोट होता है वो सिर्फ प्रोग्राम के ऊपर चल रहा होता है, जो भी हम बोलेंगे वो टास्क एग्जीक्यूट करके दे देगा। NLP बेस्ड रोबोट्स ऐसे काम करेंगे कि वो हमारे जो फीलिंग्स है, हमारे जो कमांड्स है बहुत अच्छी तरीके से समझ के एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और अच्छी तरीके से ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। तो जब रोबोट समझने लग जाएगा ह्यूमंस का टास्क क्या क्या है, एक ही जो रोबोट है वो अलग अलग टास्क करने लग जाएगा। जो हम हॉलीवुड मूवीज में देखते थे कि इंटेलिजेंट रोबोट्स होते हैं और वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा रोबोट्स की शायद अब शुरुआत हो चुकी है। बहुत सी कंपनियां ये NLP बेस्ड ह्यूमन इंटरेक्शन वाला रोबोट्स बना रही है, जो मल्टीपल काम कर सकेगी। झाड़ू पोछा भी मारेगी, बर्तन भी धो लेगी, और कपड़े भी धो सकती है शायद। और हो सकता है ये पूरा एक, जैसे हाउस में मेड होते हैं उस तरीके का काम भी एक ही रोबोट कर पाए, क्योंकि ये NLP के ऊपर चलता है। NLP का मतलब ये ह्यूमन की भाषा समझता है और ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट भी करता है। तो आने वाले समय में ऐसे रोबोट्स बहुत आएंगे कि हो सकता है यही एक AI का जो सिंगुलैरिटी का शुरुआत हो। अब बहुत से लोगों को पता नहीं है कि यूपीआई सर्कल है। यूपीआई सर्कल बेसिकली क्या है कि अगर आप एक यूपीआई यूज़र हो, मान के चलते हैं आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो आराम से। पर कुछ लोगों को दिक्कतें होती है जो यूजुअली जो टेक सेवी नहीं है। अगर हम बात करें दादा दादी और माँ बाप की, जो उतना टेक सेवी नहीं है, वो यूपीआई से थोड़ा डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ ऑनलाइन फ्रॉड होता रहा है, और इतने करोड़ों रुपए गायब हो गए, लाखों रुपए गायब हो गए बैंक अकाउंट से। ऐसे अक्सर हम न्यूज़ सुनते रहते हैं, तो थोड़ा डर जाते हैं, और उनको थोड़ा ऑपरेट करने में भी दिक्कत आ जाती है कि ऐप का कहाँ पे फंक्शन है, क्या है। इसीलिए यूपीआई ने एक ऑप्शन निकाला था, यूपीआई सर्कल। ये बहुत पहले ही निकला था, 3-4 महीने से पहले ही। पर ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे। पर आ भी हो रहे हैं। मैंने देखा है कि यूपीआई सर्कल बहुत से लोग यूज़ करते हुए देख रहा हूँ मैं अभी। अभी तक उतना नहीं बढ़ा है, पर लोग यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या काम करता है कि अगर मैं ये इसके बारे में एक एग्जांपल दूँ, तो जब आप छोटे थे तो सभी पैसे आप कैरी नहीं करते थे। आपके जो पिता है माता है वो कैरी करते थे, और उनसे जब भी आपको खरीदना पड़ेगा उनसे आप लेके पैसा लेते थे और जाके कुछ सामान खरीदते थे। वैसे ही मान के चलो यूपीआई सर्कल में जिनको भी आप ऐड करोगे,
वो आपके अकाउंट से पैसे दे पाएंगे आपके परमिशन से। मतलब आप एक प्राइमरी अकाउंट यूजर होंगे और दूसरा व्यक्ति जो है वो सेकेंडरी अकाउंट यूजर होगा। आपकी परमिशन से वो ट्रांजैक्शन हो पाएगा। एक बहुत बढ़िया सिस्टम है जो छोटे बच्चे यूज करना चाहते हैं यूपीआई, उनको पेरेंट्स ऐड कर सकते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन वो करने चाहते हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं और परमिशन भी दे सकते हैं कि ताकि ये ट्रांजैक्शन हो पाए या नहीं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है टूथसी के बारे में। टूथसी का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है मेको और इनके दो प्रोडक्ट्स है, टूथसी और स्किन केयर का एक ब्रांड है स्किनसी। बेसिकली ये टूथसी क्या करता है, वो आपने शायद एडवर्टाइज में देखा होगा कि ये टूथ अलाइनमेंट के टूल्स बनाते हैं। तो इनका जो फाइनेंशियल ऐसा है कि ऑपरेशंस का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा बढ़ा है और एक्सपेंसेस थोड़ा सा घटा है और लॉसेस भी थोड़ा सा घटा है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है गेम्स क्राफ्ट के बारे में। ये गेम्स क्राफ्ट बहुत अलग अलग बेटिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हो या फैंसी क्रिकेट, ये सब जो इतने भी प्लेटफॉर्म है इसका मेन कंपनी है। और इनके जो भी प्रोडक्ट्स ऐसा है कि रम्मी कल्चर हो गया, प्लेशिप हो गया, पॉकेट 52, रम्मी प्राइम, लूडो कल्चर और रमी टाइम। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जितने भी एक गैम्बलिंग या बेटिंग टाइप के ऐप्स है इनका अलग अलग प्रोडक्ट्स है और इसका पेरेंट कंपनी है ये। तो इनका जो फाइनेंशियल ऐसा है कि इनका रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंस भी बढ़ा है और प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है, पर ये एक्चुअली प्रॉफिटेबल है। हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सी कंपनियों का रेवेन्यू अच्छा है, एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं और प्रॉफिटेबल नहीं है। वहीं हम इस तरफ देख सकते हैं कि जितने भी गैम्बलिंग हो गया, ये बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, ये दबा के प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे थे और इनको बड़ा बड़ा टैक्स नोटिस भी आ रहा था। अब हमारा आखिरी न्यूज़ ये है कि एचयूएल के बारे में। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके थे कि एचयूएल मिनिमलिस्ट को खरीद रहा है एट द वैल्यूएशन ऑफ $350 मिलियन। यह हो सक अराउंड 3,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। इस वैल्यूएशन के ऊपर ये 90% शेयर्स खरीदने के लिए बातचीत कर रहे, एग्रीमेंट हो रहा है। और ये जो एक्विजिशन है रिसेंट ईयर्स में बहुत बड़ा डीटीसी ब्रांड का एक्विजिशन हो सकता है। आज का न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।